स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे पर चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषम पोषी पोषण क्या होता है? इन दोनों में अंतर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर लिखिए। तो स्वपोषी पोषण के देखिए पॉइंट क्या है। स्वपोषी पोषण अधिक ऊर्जा दक्ष होता है, मतलब इसके पास अधिक ऊर्जा पाई जाती है। तो विषम पोषी पोषण में क्या होगी, इसमें कम ऊर्जा दक्ष प्रक्रिया होती है, मतलब इस पोषण में कम ऊर्जा रहा करती है जीव के पास, लेकिन स्वपोषी पोषण में अधिक ऊर्जा रहती है पौधों के पास में। फिर स्वपोषी पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी। ये दो प्रकार का पोषण होता है। लेकिन विषम पोषी पोषण जो होता है यह तीन प्रकार का होता है, परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी, मतलब इसके तीन प्रकार हैं। और यहाँ पर स्वपोषी पोषण ये दो प्रकार का होता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर बताइए। तो यहाँ से आप अंतर लिख सकते हैं। फिर पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए और रोगों से सुरक्षा के लिए। रोगों से सुरक्षा के लिए इन चीजों के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में O2 निकलती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वह ऑक्सीजन जल से निकलती है। पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? तो वो ग्रंथियां जो पाचन में मदद करती हैं उन्हें हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। और वो तीन प्रकार की होती हैं, लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां और अग्न्याशय ग्रंथि। लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथि और अग्न्याशय ग्रंथि, इनकी संख्या तीन जोड़ी होती है। यकृत की संख्या एक होती है और अग्न्याशय की संख्या एक होती है। लार ग्रंथि से लार रस निकलता है, यकृत से पित्त रस निकलता है और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है। नेक्स्ट है अमोनिया से यूरिया कहाँ पर बनती है? अमोनिया अधिक विषैला होता है और शरीर में अधिक विषैला ज़्यादा समय तक नहीं रखा जाता है तो उसको यूरिया में बदल दिया जाता है। तो अमोनिया से यूरिया में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, किस अंग के द्वारा? तो ये इंपॉर्टेंट है, यकृत के द्वारा होता है। मतलब अमोनिया से यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में मिलता है? मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में और हाइड्रा में मिलता है। ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट क्या है? ईस्ट कवक होता है और हाइड्रा एक जंतु है। तो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताएं जो हैं वो किस जनन में उत्पन्न होती हैं? तो विभिन्नताएं लैंगिक जनन में उत्पन्न हुआ करती हैं। याद रखना, विभिन्नताएं जो होती हैं वो लैंगिक जनन में उत्पन्न होती हैं। कायिक प्रवर्धन के लिए अनुकूल भाग कौन सा होता है? कायिक प्रवर्धन कहें या इसको कायिक जनन कहें, तो इसके लिए कौन सा भाग अनुकूल होता है? ऑप्शन दिए रहेगा, जड़ होता है कि तना होती है कि पत्ती होती है। तो कायिक प्रवर्धन के लिए तना ये अनुकूल भाग होता है, मतलब इसमें कायिक प्रवर्धन अच्छा होता है। पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या हुआ करते हैं? तो पराग कोश के अंदर पराग कण रहते हैं या इन्हीं को हम लघु बीजाणु कहते हैं। स्त्री केसर का मध्य भाग ये क्या कहलाता है? तो स्त्री केसर का मध्य भाग वर्तिका कहलाता है। ऊपर का भाग वर्तिकाग्र कहलाता है और नीचे का भाग अंडाशय कहलाता है जो कि फूला हुआ होता है। स्त्री केसर का जो मध्य भाग है वो वर्तिका कहलाया करता है। अंग्रेजी में इसको स्टाइल बोलते हैं। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक जाना ये क्या कहलाता है? तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक जाना ये परागण कहलाया करता है। ठीक। कीट परागण किस में होता है? तो कीट परागण साल्विया में हुआ करता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कीट परागण साल्विया में होता है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है विकल्प में कीट परागण किस में होता है? तो कीट परागण साल्विया में होता है।
पराग नलिका बीजांड में किसके द्वारा प्रवेश करती है? परागकण जब अंकुरित होता है तो उससे पराग नली बनेगी और उसी में नर युग्मक रहा करते हैं। अब बीजांड के अंदर उसको प्रवेश करना है, चूंकि बीजांड के अंदर अंडाशय है और वहीं पर अंडे हैं, तो पराग नलिका बीजांड में किसके द्वारा प्रवेश करेगी ताकि नर युग्मकों को मादा युग्मक तक पहुंचाया जाए? तो वो स्थान क्या है? बीजांड द्वार है वो स्थान। पराग कण का जनन केंद्रक कितने नर युग्मक बनाता है? पराग कण के अंदर जनन केंद्रक मिलता है, उससे 2 नर युग्मक बना करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पुष्पीय पादपों में निषेचन कहाँ पर होता है? पुष्पीय पादपों में निषेचन कहाँ होता है? तो बीजांड के अंदर भ्रूणकोश मिला करता है, उसी भ्रूणकोश में ही निषेचन होता है। अब यहाँ पर जंतु के लिए पूछा जा सकता है कि जंतु में या मनुष्य में निषेचन कहाँ पर होता है? तो मनुष्य में निषेचन ये अंडवाहिनी में होता है, या इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। लेकिन पुष्पीय पादपों में जो निषेचन होता है वो भ्रूण कोश में होता है। अच्छा, द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन कहाँ पाया जाता है? द्विनिषेचन आवृत बीजी पादपों में पाया जाता है। त्रिक संलयन के बाद बनने वाला ऊतक क्या होता है? त्रिक संलयन के बाद जो बनने वाला ऊतक है उसे भ्रूणपोष कहते हैं और ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो निषेचन के बाद पुष्प का जो अंडाशय रहा करता है वो फल में बदल जाया करता है। नेक्स्ट है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 2n या 2x गुणसूत्र होते हैं। इस कंडीशन को हम द्विगुणित कंडीशन कहते हैं, द्विगुणित स्थिति कहा करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2n या 2x होती है। वहीं पूछ ले नर युग्मक या मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, तो x कह सकते हैं या n कह सकते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि संबंधित है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो किस अंग से संबंधित है? नर जनन अंग से या मादा जनन अंग से? तो ये नर जनन अंग से संबंधित है। पुरुष विकास हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन को कहते हैं। इसी से पुरुष में दाढ़ी, मुच्छें और आवाज का भारी होना या पुरुष के जो भी लक्षण होते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के बदौलत होते हैं, इसलिए इसको पुरुष विकास हार्मोन कहते हैं। नारी विकास हार्मोन कौन सा होता है? तो नारी विकास हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। मतलब नारियों में जो लक्षण उनके नारीत्व के दिखाई देते हैं वो एस्ट्रोजन के कारण होते हैं। पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज, जिसे इंग्लिश में हम कैलिक्स कहते हैं। दलपुंज, इसे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। पुमंग, इसे इंग्लिश में एंड्रोइसियम कहते हैं। और जायांग, इसे इंग्लिश में गाइनोइसियम कहते हैं। तो ये पुष्प के 4 भाग होते हैं। इनमें से बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होता है वो सहायक भाग कहलाया करते हैं, लेकिन पुमंग और जायांग जो होते हैं ये मुख्य भाग कहलाया करते हैं, क्योंकि नर और मादा यहीं पर होते हैं। आगे है, पुष्प का नर भाग कौन सा होता है? तो पुष्प का नर भाग जो होता है वो पुमंग कहलाता है। और पुष्प का मादा भाग कौन सा होता है? तो पुष्प का मादा भाग जायांग होता है। तभी इन दोनों को हम मुख्य भाग कहते हैं। पुनरुद्भवन किस में होता है? तो पुनरुद्भवन प्लेनेरिया और हाइड्रा पर होता है। अलैंगिक जनन किस में होगा? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर आ जाया करता है। तो यहाँ पर देखिए चार्ट में हमने अंतर लिखा है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। ये 4 पॉइंट अंतर को बता रहे हैं। अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, वहीं लैंगिक जनन जो होता है उसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर होता है और एक मादा होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा नई जातियां नहीं बनती हैं, लेकिन लैंगिक जनन के द्वारा नई जातियां बनती हैं। तो ये शार्ट में अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर है। जड़ों द्वारा कायिक जनन किस में मिलता है? तो जड़ों द्वारा कायिक जनन शकरकंद और शतावर में मिलता है। पत्ती द्वारा कायिक जनन किस में मिलता है? ब्रायोफिल्म में मिलता है। विखंडन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई कोशिका जब 2 भागों में टूट जाती है तो उसको हम विखंडन कहते हैं। और खंडन क्या होता है? इसमें जो शरीर होती है वो कई भागों में टूट जाती है, तो इसको खंडन बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। विखंडन और खंडन क्या होता है
ये पूछा जाता है। अच्छा, विखंडन किस में मिलता है? तो विखंडन जीवाणुओं में मिलता है। खंडन किस में मिलता है? खंडन शैवालों में मिलता है। मुख्य रूप से जो तंतुवत शैवाल होते हैं, जो धागे जैसे होते हैं, उन्हीं में खंडन के द्वारा प्रजनन होता है। एक लिंगी पुष्प किस में मिलते हैं? तो पपीता, तरबूज, इनमें एक लिंगी पुष्प मिला करते हैं। एक लिंगी पुष्प का मतलब है नर भाग अलग और मादा भाग अलग मिलेंगे। द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं? जिनमें एक ही पुष्प पर दोनों लिंग मौजूद हो, मतलब नर भाग भी और मादा भाग भी। इसका उदाहरण है सरसों और गुड़हल। परागण कितने प्रकार का होता है? तो परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। एक लिंगी पुष्पों में परागण कैसा होता है? तो एक लिंगी पुष्प है, मतलब नर अलग है मादा अलग है, तो निश्चित रूप से इसमें परपरागण ही मिलेगा।